Hey guys, my name is Sanjeev and welcome to the Silver Screen। आज मैं लास्ट हीरो का 11th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था जब लू हुंतियान के डैड किसी खिसियाने बिल्ली की तरह हाओ के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते, तब हमारे हाओ भैया अपने स्वैग दिखाते हुए उसके हर एक वार से बच जाते हैं। लेकिन तब तक हमारे हाओ भैया की सटक चुकी थी, इसलिए वो बिना ज्यादा वक्त गवाए अपने टाइटेनियम एलॉय ब्लेड को सीधा उसके हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देते हैं और वो टाइटेनियम एलॉय प्लेट सीधा जाकर उस हेलीकॉप्टर के एक ब्लेड को जाकर लग जाती, जिससे उस हेलीकॉप्टर का एक ब्लेड टूट जाता है और वो हेलीकॉप्टर नीचे आने लगता है। इसलिए मजबूरन लू हुंतियान के डैड और उसके पायलट को भी पैराशूट से नीचे आने पड़ता है। लेकिन नीचे आते हुए भी वो गरजते हुए हाउ से कहते हैं, एक बार तू मेरे हत्थे चढ़ जा, मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वही दूसरी तरफ सभी ज़ॉम्बीज़ को निपटाने के बाद कमांडर फैंग बड़े आराम से सर्वाइवर्स की लिस्ट चेक कर रहे थे। तभी वहां पर लू हुंतियान के डैड गरजते हुए आते हैं और कहते हैं, मैंने इस जगह को बचाने के लिए इतने सारे रिसोर्स और इतने सारे लोग भेजे, लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी क्या हुआ? तुम मेरे एक लौते बेटे को नहीं बचा पाए। अब मैं तुम्हें कुछ ही वक्त दूंगा, अगर तुमने मेरे बेटे के कातिल को नहीं ढूंढा तो अपने फ्यूचर सप्लाईज को टाटा बाय बाय बोल दो। ये सुनकर कमांडर फैंग को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से पता था ये दरिया दिली तो एक बहाना था। असल में इसी कैंप में उसका बेटा भी मौजूद था, इसलिए लू हुंतियान के डैड ने इतने सारे सप्लाईज और इतने सारे सैनिकों को भेजे थे। असल में लोगों की जान से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी वहां पर हाओ अपना स्वैग दिखाते बड़े आराम से चलते हुए आ रहे थे और उससे देखते ही लू हुंतियान के डैड के तोते उड़ जाते। उसे यकीन नहीं होता उसके बेटे का कातिल उसके सामने ही मौजूद है, इसलिए वो पास में मौजूद एक सोल्जर की गन मांगता है। लेकिन तभी फैंग, फैंगाई और क्विंगाई तीनों लड़कियों के साथ कई सारे लोग आकर उसे रोक लेते हैं। अगर तुमने हाओ को हाथ भी लगाया तो पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर हुंतियान के डैड के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद फैंग कहते हैं, तुम्हारे बेटे की वजह से यहाँ पर इतने सारे, और अगर हाव नहीं होता तो हम सब कब के मर चुके होते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद लू हुंतियान का डैड अपने आप को फंसता हुआ महसूस करता है, जिसके बाद उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। इसके बाद वो कमांडर फैंग से कहता है, अगर तुमने इसे मारने में मेरी मदद की तो मैं यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ के सप्लाईज को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। ये सुनने के बाद तो मानो उन सर्वाइवर्स के अंदर कोई काला जादू हो जाता है और वो सभी किसी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। अगर हमने हाव को इस आदमी के हवाले कर दिया तो हमें बहुत सारे सप्लाईज और साथ ही साथ पहले से भी ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि हाव हमें बाद में ही बचा सकता है। कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होते, लेकिन तभी फिर से कुछ लोग कहने लगते, और वैसे भी हाव एक मर्डरर है। ये सुनकर उन तीनों लड़कियों के साथ ही साथ हाव के भी तोते उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोच रहे, ये लोग तो बड़े कमीने हैं, मैंने कुछ देर पहले ही इनकी जान बचाई और अब ये लोग मुझे ही हलाल करने के बारे में सोच रहे हैं। लोगों को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख लू हुंतियान का बाप तो मानो फूले नहीं समा रहा था। इसके बाद वो हाव की तरफ गन पॉइंट करके बोलता है, अब मैं तुम्हें तब तक तड़वाता रहूंगा जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिल जाता। ये सुनकर तो हाव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो अपनी गुस्सेल आंखों से लू हुंतियान के बाप को ही एक टक घूरने लगता है, और जब वो हाव की आंखों में देखता तब तो मानो उसकी घिघी बन जाती है। लेकिन हाव इससे ज्यादा कुछ नहीं करता और पीछे पलट कर वहां से जाने लगता है और कहता है, अब तुम लोग जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर लू हुंतियान का बाप पैनिक हो जाता और कमांडर फैंग से उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन अब कमांडर फैंग का सबर भी उन्हें टाटा बाय बाय बोल देता है। इसके अगले ही पल वो लू हुंतियान के बाप के कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है, तुम्हारे बेटे की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई, और अगर ये सभी लोग जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से। इसके बाद कमांडर फैंग बिना ज्यादा वक्त गवाए लू हुंतियान के बाप को एक बंकर में बंद कर देता है, जिसे देखकर क्विंगाई और फैंगाई दोनों राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद क्विंगाई फैंगाई से कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, मुझे मेरे बहन को ढूंढने जाना है, मैं हाव के साथ निकल रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो? फैंगाई भी उसे कहती है, मैं भी हाव के साथ ही जाऊंगी। तभी फैंग भी उसके साथ ही साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं। फैंग अपने डैड को एक नजर देखता है और उन्हें चिढ़ाकर कहता है, आप इन मतलबी लोगों के साथ रहिए, मैं तो हाव के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर अब कमांडर का पारा भी चढ़ जाता है
और वो फैंग को एक थप्पड़ मार देते हैं और अपने लोगों से उसे कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं। क्विंगाई फैंग की तरफ से कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी कमांडर फैंग उससे कहते हैं, ये हमारी एक फैमिली प्रॉब्लम है, प्लीज इसे हम पर ही छोड़ दीजिए। क्विंगाई भी गहरी सांस लेते क्योंकि वो भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फैंग भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। वो तो एक छोटी बच्ची की तरह जिद करने लगती है कि वो हाउ के साथ ही जाएगी, लेकिन जब उसके डैड उसे जाने ही नहीं देते तब वो रोते बिलखते हुए अपने डैड से कहते हैं, डैड आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मॉम ऊपर से सब कुछ देख रही है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये सुनते ही उसके डैड बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और अपने सोल्जर्स को फैंग को फिर से कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं। वह दूसरी तरफ जब हाओ क्विंगाई और फैंगाई के साथ उस कैंप से बाहर आता है तब उसे शाइजीन के साथ ही साथ डूड और मोटू भी मिल जाते हैं। तभी हाओ कहता है कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं और उन तीनों को वहाँ पर होने वाली सारी घटनाएं बताने लगता है। कार में जाते जाते शाइजीन कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। डूड भी उन सभी को गालियां देने लगता है, लेकिन तभी अचानक हाओ ब्रेक मार देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाता है। इससे पहले वो सभी लोग कुछ पूछते उन सभी की नजर सामने जाती है, जहाँ पर वो देखते कई सारे ज़ॉम्बीज एक साथ मिलकर कहीं पर जा रहे हैं। जब वो लोग उस भीड़ की तरफ सही से देखते उन्हें पता चलता है कि उस भीड़ के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज म्यूटेटेड हो चुके हैं। ये देखकर तो कार में मौजूद सभी लोग अपनी सांसें ही रोक लेते हैं। वो लोग अभी इन ज़ॉम्बीज से बिल्कुल भी निपटना नहीं चाहते थे, लेकिन तभी हाओ के साथ साथ क्विंगाई भी इस बात को नोटिस कर लेती कि ये सभी ज़ॉम्बीज कहीं और नहीं उस कैंप की तरफ ही जा रहे हैं। ये देखकर डूड थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हुए कहता है कि हम फिर से उन मतलबी लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं। तभी क्विंगाई बताती है कि वहाँ पर फैंग भी मौजूद है, हमें उसे तो बचाना ही होगा। और फैंग का नाम सुनते ही हाओ बिना ज्यादा वक्त गवाए अपने गाड़ी की दिशा बदल देता है। वह कैंप में मौजूद गार्ड्स की नजर जब उन ज़ॉम्बीज के भीड़ पड़ जाती है, उन सब के भी तोते उड़ जाते हैं। वो ये सभी बात कमांडर फैंग को जाकर बताते। ये सुनकर कमांडर फैंग को तो मानो सदमा सा लग जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी रीयूनियन फोर्स को वापस भेजा था। तभी वो बिना ज्यादा वक्त गवाए अपने सोल्जर से कहता है, जितने सारे हथियार है उन सभी को निकालो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। वो सोल्जर भी कमांडर की बातें मानता है और वहां से जाने ही वाला था, तभी अचानक वहां पर दूसरा एक सोल्जर आ जाता है और कहता है, कमांडर आपकी बेटी भाग चुकी है, आपकी बेटी ने बड़ी चालाकी से मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया और मेरे गन को लेकर भाग गई। ये सुनकर कमांडर फैंग का पारा हाई हो जाता है और वो अपना गुस्सा पास में मौजूद एक बेचारे टेबल पर निकाल देता है। वह दूसरी तरफ शरारती फैंग भी हौले हौले चल रही थी, लेकिन रास्ते में उसे कार दिखता है। ये से देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये हाओ की कार तो नहीं है, लेकिन जब वो उस कार में झांकती है तब वहाँ पर उसे एक छोटा सा बच्चा और एक मरी हुई माँ दिखाई देती है। फैंग जब उस छोटे से बच्चे को लेने ही वाली थी तभी वो देखती है वो माँ जो अब तक मरी हुई लग रही थी वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही है। ये देखकर फैंग उसे सॉरी बोलकर उसे गोली से उड़ा देती है और उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाती है। भाई मानना पड़ेगा फैंग काफी लकी है, क्योंकि फैंग के जाने के कुछ ही पल बाद उस कार के ऊपर एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी आ जाता है जो उस कार के परखच्चे उड़ा देता है। देखते ही देखते वहां पर कई सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और धीरे धीरे वो कैंप की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स उन्हें रोकने के लिए उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ये कोई मामूली ज़ॉम्बीज नहीं थे। ये सभी ज़ॉम्बीज म्यूटेटेड थे और इनके पास अलग अलग तरह की पावर्स थी। वो धीरे धीरे उन सभी सोल्जर्स का सफाया कर रहे थे। तभी कमांडर फैंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते कि हर तरह के वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए। वो सोल्जर्स मिसाइल का इस्तेमाल करने ही वाले, तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आता है, जिसे देखकर डर के मारे सभी सोल्जर्स की हालत पतली हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक ब्लेड आकर उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब कमांडर फैंग अपना सिर उठाकर देखता है तब उन्हें अपने सामने हाओ दिखते हैं। हाओ को देखकर कमांडर फैंग फूले नहीं समा रहे थे। फ्रेंड, इसी के साथ इस कहानी की 11th पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं बहुत जल्दी इसका 12th पार्ट लेके आऊंगा। और हाँ, मैंने जैसा वादा किया था मैं बहुत जल्दी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तब तक आप मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। इस कहानी के बाद अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना।